मुझे नहीं लगता कि बहुत निजी और अंतरंग बातें लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, लेकिन पुराने घिसे पिटे विषयों से और पुरानी जो भाषा है क्लीशे, उससे उबर कर नया कुछ लिखें जो उनके वक्त का है। आदमियों को पीटना, उन्हें नीचा दिखाना स्त्रीवाद नहीं होता है। जो लोग ये करते हैं वो छद्म नारीवादी हैं। जैसे अभी आपने अतुल सुभाष का केस देखा। पर मुझे लगता है कि साहित्य में कुछ भी विवादास्पद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि पितृसत्ता का विरोध हो, लेकिन पुरुष का नहीं हो, क्योंकि आज के समय में स्त्री पुरुष दोनों बराबर है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के बैंक रोड चौराहे के पास गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट में, और यहाँ सुबह से ही कार्यक्रम अनवरत चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बेहतर वक्ता मनीषा कुलश्रेष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। धन्यवाद। डायरी के पन्नों से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक आपका विषय रहा। सबसे पहले तो हिंदी साहित्य के बारे में इसका वर्तमान और भविष्य क्या है? देखिए, सारे ही साहित्यों का भविष्य तो डिजिटल ही होने वाला है, और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने पिछली सदी में हिंदी साहित्य को hindinext.com के माध्यम से डिजिटलाइज करने की कोशिश की थी, और हम लोगों की वेबसाइट hindinext.com आज भी चल रही है, और उसके माध्यम से वो हिंदी की सबसे पहली विश्व की वेबसाइट थी। तो एक लंबी यात्रा मेरी रही, और उसी के चलते मैं लेखक बनी और मैंने भी अपना काम आगे किया। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सारी लाइब्रेरियों को डिजिटलाइज होना पड़ेगा। जैसे गुटनबर्ग तो बहुत सालों से चल रहा है, तो हिंदी में भी ऐसी बहुत सारी ई पुस्तकालय आ गया है। तो मुझे लगता है कि हम पूरी लाइब्रेरी तो अपने साथ लेके नहीं चल सकते, तो डिजिटल होने के बाद लेखक का बहुत सारा डेटा वहाँ सेव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य का भी भविष्य वहाँ है। पर लेकिन कुछ लोग हैं जो इस नॉस्टैल्जिया से ग्रस्त रहते हैं कि किताब को पन्नों से ही पलट के पढ़ा जाए, तो उसकी भी सुविधा वहाँ पर है। किंडल में आप पढ़ सकते हैं पलट के पन्ने। आपकी जो आपका आज कार्यक्रम था डायरी के पन्नों से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? डायरी से? मेरी शुरुआत कविता से हुई थी, फिर कहानी, और डायरी को मैंने अपने उपन्यासों में फॉर्म के तौर पे लिया है, और डायरी लेखन मुझे बहुत प्रिय है। मैं और भी डायरीज़ जहाँ भी मुझे सुविधा पे कोई किताब मिलती है ज़रूर पढ़ती हूँ। और मुझे लगता है कि ब्लॉग जो है, ब्लॉग की शुरुआत ही डायरी की तरह हुई थी। एक समय था कि लोग अपने डे टू डे राइटिंग जो करते थे वो ब्लॉग पे लिखते थे। तो ब्लॉग्स एक तरह से डायरी का ही दूसरा फॉर्म थे। तो मुझे लगता है अब वो जगह फेसबुक ले रहा है, उसमें व्हाट आर यू थिंकिंग टुडे टाइप से। तो हम रोज़मर्रा की बातें अब हम सोशल मीडिया पे लिखने लगे हैं। तो मुझे लगता जी, आप क्या पूछते हैं? सोशल मीडिया पे एक तरह से ये है कि थोड़ा डर बना रहता है कि हम अपने विचारों को रोज़ लिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डे टू डे अपडेट भी देते हैं अपने जीवन के बारे में। वो चीज़ें पहले हम डायरी में लिखते थे, तो अंतर क्या है इन दोनों में? मुझे नहीं लगता कि बहुत निजी और अंतरंग बातें लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, लेकिन अपने विरोधाभासों को तो हम अपने डायरीज़ में लिखते हैं। तो मुझे लगता है वो फ़र्क बना रहेगा, क्योंकि जीवन इतना सार्वजनिक नहीं हो सकता। तो अपने अंतर्विरोध और अपनी जो अंतरंग चीज़ें हैं, उसके लिए आज भी डायरी सबसे बेहतरीन माध्यम है। और डायरीज़ भी अब आजकल लोग अपनी ऑनलाइन डायरीज़ होती हैं उनमें ही लिखते हैं, पर मुझे आज भी पेपर की डायरीज़ में लिखना बहुत पसंद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बातों को कह नहीं पाते, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए डायरी लेखन बहुत बढ़िया विधा होती है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ। और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, हर एक इंट्रोवर्ट के अंदर एक एक्सट्रोवर्ट होता है, और हर एक एक्सट्रोवर्ट के अंदर एक इंट्रोवर्ट होता है। तो दोनों के लिए डायरी एक बहुत ही मुफीद विधा है जिसमें वो अपनी बातें लिख सकते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश है? डायरी का अब तो डिजिटलाइजेशन धीरे धीरे होता जा रहा है। कहानियाँ लगभग सबको पसंद आती हैं, और कहानियाँ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। तो डायरी से खुद को जोड़े रखें या हम डिजिटल हो जाएं अब? मुझे लगता है डायरी, रिपोर्टाज और ललित निबंध ऐसी विधाएं जो विलुप्त हो रही हैं, तो युवाओं को दोबारा से इनसे जुड़ना होगा। और युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि अब अपने नए विषयों को लेके आएँ। पुराने घिसे पिटे विषयों से और पुरानी जो भाषा है क्लीशे, उससे उबर कर नया कुछ लिखें जो उनके वक्त का है। वो ये नहीं देखें प्रेमचंद ने क्या लिखा या उनके पहले निर्मल जी क्या लिख रहे थे। तो हमें उस परंपरा का निर्वाह एक अलग तरह से करना है कि हमें अपने वक्त को पकड़ना है, और अपने वक्त के कलाकारों को, अपने वक्त के जो दूसरी कलाएं उनको सजीव करना होगा। तो मुझे लगता है कलाओं से दोबारा से जुड़ना चाहिए युवाओं को। गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट में आप आई,
आपको ये कैसा लगा पूरा कार्यक्रम? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आतिथ्य बहुत शानदार था। और कार्यक्रम के बारे में जो बात करूं तो एक से एक उम्दा कार्यक्रम, उनका जो विषय थे वो एक से एक विषय थे, वक्ता एक से एक अच्छे थे कि मैं पूरे टाइम यहाँ बैठी रही हूँ, मैं लौट के होटल नहीं गई हूँ। हम भी बैठे हैं सुबह से और ये बहुत रोचक लगा पूरा कार्यक्रम। गोरखपुर के बारे में आपका क्या ख्याल है? गोरखपुर आज मैं घूम के आई, गोरखपुर शहर, और जो इसका पुरानापन है और इसकी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, जैसे गोरखनाथ मंदिर में गई, गीता प्रेस गई, तो वो जो इस गोरखपुर को गोरखपुर बना के रखती है। और यहाँ के लोग बहुत आत्मीय हैं, तो मुझे गोरखपुर आना बहुत अच्छा लगा। और पुराने बाज़ार, पुरानी बिल्डिंग्स, वो सब देखना मुझे अच्छा लगा। वर्तमान समय में अगर आपकी कोई नई रचना आ रही हो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा एक उपन्यास आ रहा है, त्रिमाया, जो कि मातृ सत्ता और मातृवंशीय जो हमारे भारत में समाज तो हैं, जैसे नायर समाज है, खासी है, और आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि हाथी भी मातृ सत्तात्मक होते हैं। उनके जो कुल की जो हेड होती है वो हथिनी होती है। तो इन तीनों समाजों से मैंने नायिकाएं लेके उनका तीनों का एक उपन्यास लिखा है साझा, तो वो जल्दी ही आ रहा है, इस पुस्तक मेले में आ जाएगा, त्रिमाया नाम से। एक सवाल और कि आप अपनी रचनाओं को छोड़ के किसी और की कोई रचना जो आपको बेहद पसंद आई हो, किसी उपन्यासकार की, कहानीकार की कोई रचना मुझे वर्तमान समय के? वर्तमान समय की मृदुला जी को मैं वर्तमान समय का ही मानूंगी, हालांकि वो बहुत वरिष्ठ हैं, तो मुझे उनका उपन्यास कठगुलाब बहुत पसंद है। और अपने वर्तमान समय में जाऊं तो सूर्यबाला जी मेरी प्रिय लेखिका हैं, उनकी किताबें मुझे बहुत पसंद हैं। और मेरे समकालीनों में जाऊं तो प्रभात रंजन है, उनका एक उपन्यास आया है किस्सा ग्राम, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बेहया अस्थाना मैम की पुस्तक है, शायद आपने पढ़ा होगा। कहाँ? बेहया नहीं पढ़ा है? अच्छा, कौन विनीता अस्थाना मैम का। अच्छा, विनीता की, हाँ। उसको आपने पढ़ा? विनीता से मैं परिचित हूँ, लेकिन मैंने ये किताब नहीं पढ़ी। तो पर मुझे लगता है कि साहित्य में कुछ भी विवादास्पद नहीं होना चाहिए। एक विवाद जैसे ये कंट्रोवर्सी चलती है कि अगर महिला है, ये लोगों की विचारधारा है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे लोग हैं कि वो पितृसत्तात्मक सोच से उलट मातृसत्तात्मक सोच की तरफ बढ़ती हैं। उनकी किताबें या उनके जो पात्र होते हैं वो विरोध करते हैं अपने परिवार का, वो पात्र लगभग हर विरोध करता रहता है हर जगह अपने परिवार का। मातृसत्तात्मकता तो नहीं कहेंगे उसको, अगर हम कहेंगे कि वो पितृसत्ता से ही विरोध है, क्योंकि मातृसत्ता तो अभी कुछ बनी नहीं है। जो बल्कि यूँ कहें तो पाषाण युग में मातृसत्ता थी, नव पाषाण युग में थी, बहुत समय तक रही अपने भारत में। आजकल भी जो आदिवासी परिवार है उनमें मातृसत्ता है, पर ये आधुनिक पितृसत्ता का विरोध, तो मुझे लगता है कि जो लोग लिखते हैं इस विषय पे तो वो उनको लिखना चाहिए, क्योंकि कई जगह स्त्रियों को दबाया जा रहा है। तो मेरे को लगता है जिस चीज़ को ज़्यादा दबाया जाएगा वो ज़्यादा उभर कर आएगी। और ये उपन्यास मैंने पढ़ा नहीं है, इसके साथ क्या विवाद है मुझे नहीं मालूम है। नहीं, विवाद नहीं है कोई। ये कहा जाता है कि जो हर जगह वो कहानी पितृसत्ता का विरोध करती है, हर जगह वो जो स्त्री है, पात्र है, वो विरोध करती रहती है। मुझे लगता है कि पितृसत्ता का विरोध हो, लेकिन पुरुष का नहीं हो, क्योंकि आज के समय में स्त्री पुरुष दोनों बराबर है। तो मुझे लगता है कि विरोध उन चीज़ों का हो जो पितृसत्ता के तहत आती हैं और जो विकार उपस्थित करती हैं। बाकी इंडिविजुअल तौर पे पुरुष का कोई विरोध नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ और है, हर चीज़ का कुछ नुकसान होता है, कुछ फ़ायदे होते हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो पितृसत्ता के विरोध में बहुत ओवर कर जाते हैं। ठीक, आजकल आप देख ही पा रही हैं कि इंस्टाग्राम पे किस तरह से अश्लीलता फैली है। उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? अश्लीलता पे तो मैं बोलूँगी कि अश्लील हमारी निगाहों में होता है, पर लेकिन अगर ओवर करने का मतलब किसी और जैसे दूसरे जेंडर को नष्ट करने की बात है या दूसरे जेंडर पे आक्रमण करने की बात है, तो मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं इक्वलिस्ट हूँ, मैं समतावादी हूँ। तो मुझे लगता है कि दूसरे जेंडर पे मैं अटैक नहीं करूँगी, लेकिन दूसरा जेंडर मुझ पे अटैक करेगा वो भी मैं करने नहीं दूँगी। तो मेरा ये है। और बाकी अगर हम वस्त्रों की बात करें और रील्स की बात करें तो कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं अब पुरानी पीढ़ी की हूँ तो मुझे भी अखरती है, पर हम शायद वो लोग बड़े होंगे तो उनको भी धीरे धीरे समझ में आएगा क्या उनके लिए अच्छा है क्या नहीं। बहुत स्पष्टता से आपने बातों को रखा मैम, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बता दीजिए कि फेमिनिज्म और फेक फेमिनिज्म। आप सिर्फ शब्द पे जाइए अगर डिग्री और फेक डिग्री में क्या अंतर है?
सेम अंतर है फेमिनिज्म एंड फेक फेमिनिज्म। अगर फेमिनिज्म का जो रियल अर्थ है कि स्त्री अपने हक के लिए बात कर रही है, आप उसके हक को समझो तो फेमिनिज्म है। अगर कोई है जो फेमिनिज्म के नाम पर फेमिनिज्म छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा तो फेक फेमिनिज्म है। ऑल अबाउट। नीता अस्थाना मैम हमारे साथ हैं और हमने दिग्विजय नाथ सभागार में इनकी पुस्तक थी बेहया, आप जब दैनिक जागरण के संवादी कार्यक्रम में आई थी तो वहां हमने विरोध के सुर सुने थे आपके उस पात्रों के प्रति, तो आपने उनसे कहा था पुस्तक पढ़ के आइए, उस पर थोड़ा सा एक बार बताइए। एक्चुअली होता क्या है, जो आप अभी फेक फेमिनिज्म की बात कर रहे थे, वैसे एक चीज होती है फेक मॉरल पुलिस। तो वो लोग जो नाम और कवर देख के एक राय बना लेते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि इसमें अश्लील है, 4 लोगों ने कह दिया कि बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए। ये तरीका है, जो गुटबंदी है, ये आप जो फेक फेमिनिज्म कह रहे हैं उसमें भी है, और ये जो उसका विरोध करने वाले घोर पुरुषवादी लोग हैं उनमें भी है। तो ये जो फेक और छद्म चीज है, ये दोनों तरफ चलती है, और वो लोग दरअसल मनुष्य जाति का, महिलाओं का, किसी का भला नहीं चाहते। तो बेहया के लिए जो आप विरोध का स्वर सुन रहे थे, झूठे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कहानी पढ़ी नहीं, वो व्यक्ति अगर कहे कि कुछ अश्लील है तो ये बड़ी अजीब सी बात है। मैंने उनसे वही पूछा, आपने पढ़ी है? उन्होंने कहा नहीं। मतलब पढ़ के आइए फिर बात करेंगे, बिना पढ़े कैसे? तो आपका इस पे क्या कहना है, नारीवाद और छद्म नारीवाद पे? अगर पूछा जाए कि नारीवाद है क्या और छद्म नारीवाद है तो उसको डिवाइड कैसे करेंगे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जिस चीज में वाद लग जाता है, स्त्रीवाद है या कोई भी वाद है, जहाँ वाद लग जाता है ना, वहाँ बहुत सारा विवाद बन जाता है। तो जो छद्म नारीवाद है, इसमें अग्रेशन बहुत सारा है। यहाँ पे आदमियों को पीटना, उन्हें नीचा दिखाना स्त्रीवाद नहीं होता है। जो लोग ये करते हैं वो छद्म नारीवादी हैं। जैसे अभी आपने अतुल सुभाष का केस देखा, गलत केस है, नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार के दहेज के कानून का बहुत ज्यादा बुरा प्रयोग होता है, बहुत सारे कानूनों का होता है, SC/ST एक्ट का नहीं होता, सबका होता है। तो इस प्रकार के केसेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हर इंसान अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ के परिभाषाएं बना लेता है जो उसे सूटेबल लगती है। वो छद्मता है, क्योंकि जो हमें फायदा कर रहा है वो हमने उठा लिया। तो वो गलत चीज है, वो नहीं होनी चाहिए, पर ज्यादा लोग उसी के पोषक है। तो बाजार बाद यही कहता है, क्या करेंगे। आपकी अगली पुस्तक कौन सी है? अगली पुस्तक छपाई में है, नाम साइन हो चुका है, तो मैं डिस्क्लोज कर सकती हूँ क्या? अभी नहीं करते, 3 महीने बाद पुस्तक मेला में आ जाएगी है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी भाई प्रकाशक पता चले नाराज हो जाए तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि मेरे तो तीनों प्रकाशक अलग अलग है मैम। अब यहाँ से तो वीडियो पहुंच जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए आप सभी लोगों का। इसका मतलब कि वाद जिसके भी नाम के आगे लग गया उसका अर्थ निकलता है विवाद। तो नारीवाद और छद्म नारीवाद दोनों का कोई बहुत पर्याय नहीं है। धन्यवाद।